आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे सिविल सेवा परीक्षा या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कितने अटेम्प्ट होते हैं, ये सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मैं आपको अभी इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें किसी न किसी फील्ड में सक्सेस होना है, चाहे वो साइंटिस्ट बनना चाहें या एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहें या फिर किसी और फील्ड में। अगर वो वहां उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब उन्हें सफलता या सक्सेस मिल गया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना करियर एज ए सिविल सर्वेंट के रूप में देखना है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आईएएस एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं एज ए आईएएस, आईपीएस या आईएफएस में एज ए सिविल सर्वेंट के रूप में जो आना चाहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ इन डिटेल जो है डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि सिविल सेवा परीक्षा क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है। तो देखिए, इस एग्जामिनेशन को कहते हैं सीएसई। सीएसई जो सीएसई एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, इसे मराठी में नागरिक सेवा परीक्षा भी कहते हैं, हिंदी में सिविल सेवा परीक्षा कहते हैं। ये एवरी ईयर कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाता है एवरी ईयर। इसके लिए जो कह सकते हैं क्राइटेरिया है, मीन्स जो एलिजिबिलिटी है, वो आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एलएलबी हो, किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। यहाँ किसी परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो है या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या फाइनल ईयर में है तब एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जहाँ तक मैं एज लिमिट की बात करूँगा, अगर मैं एज की बात करूँगा, एज जो क्राइटेरिया है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये 21 से लेके ये 32 ईयर्स तक जो है ये आप एग्जाम दे सकते हैं। ये फॉर जनरल कैटेगरी है, राइट। ये फॉर जनरल कैटेगरी के लिए आप 21 साल से लेके 32 साल की एज में ये जो है एग्जाम आप अपेयर कर सकते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, एक खास बात ये है कि जो आपकी एज होनी चाहिए, ये 1 अगस्त जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी 1 अगस्त 2023 को 21 जो है आपकी हो जानी चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम 2024 में दे रहे हैं तो आप काउंट कर सकते हैं 1 अगस्त 2024। जनरल कैटेगरी के लिए जो अटेम्प्ट होता है, जनरल कैटेगरी के लिए जो अटेम्प्ट होते हैं, मतलब आप कितने प्रयास दे सकते हैं, कितने बार एग्जाम दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 6 अटेम्प्ट है, मतलब 6 बार आप एग्जामिनेशन में शामिल हो सकते हैं। फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। अटेम्प्ट आपका तब काउंट होता है जब आप प्रीलिम्स के किसी भी एग्जामिनेशन में जाके एक ही पेपर में भले क्यों ना आप शामिल हुए हैं, अगर आप एक बार किसी भी पेपर में शामिल हो गए प्रीलिम्स में भी, तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट होगा, लेकिन फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी के लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो आपके कितने हैं, 9 अटेम्प्ट है, राइट, 9 अटेम्प्ट है तो ओबीसी के लिए। और जो एससी और एसटी है, एससी और एसटी जो है उनके लिए जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितने भी साल तक जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। मतलब इनको जो रिलैक्सेशन है ये कह सकते हैं कि
37 ईयर्स तक है, मतलब इनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो उसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो ये 37 ईयर्स तक जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये रिलैक्सेशन SC ST को तो है ही, रिलैक्सेशन जो है OBC कैटेगरी को भी है, और उनको जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है आपके 9 है, 9 अटेम्प्ट तक ये एग्जामिनेशन अपियर दे सकते हैं एग्जामिनेशन। तो ये जो मैंने आपको एज क्राइटेरिया के बारे में बताया, अब एज क्राइटेरिया की बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि ये फॉर्म कब आते हैं। तो ये जो फॉर्म होते हैं ये आपके फरवरी के महीने में आते हैं हर साल, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे। तो जैसे आपको जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 शामिल होना है उस एग्जामिनेशन में, तो फॉर्म आपके फैब में आएंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा तो OBC के लिए जो एज लिमिट है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस उसके लिए जो है 35 ईयर्स तक है, 35 साल तक है, मतलब 32 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए है और 3 साल का उनको रिलैक्सेशन है। तो मीन्स जो है 35 ईयर्स तक जो है OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये मैंने पहले आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बताया और एज लिमिट के बारे में बताया, लेकिन हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो एक्चुअली इसमें कौन कौन सी पोस्टें आते हैं, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक पोस्ट है IAS, इसको बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट। तो IAS के बाद जो भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, जिलाधिकारी बनते हैं, सचिव बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक। इसी तरीके से जो है ये इंडियन फॉरेन सर्विस है, और ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस है इसका मतलब होता है भारतीय विदेश सेवा। और एक और सर्विस है जैसे हम बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, तो ये भारतीय पुलिस सेवा है। और उसके बाद जो है बाकी के ग्रुप A और ग्रुप B की पोस्ट होती है। ग्रुप B मीन सर्विसेज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज, जो कि संघ शासित क्षेत्र है, उनसे संबंधित जो सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनसे रिलेटेड पोस्ट। और जो ग्रुप A है उसमें होती है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इस तरीके से इन सब के लिए जो कॉमन एग्जामिनेशन होता है उसे हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं। ये सिविल सेवा परीक्षा कही जाती है, और इनके लिए कॉमन एग्जामिनेशन होता है। जो पोस्ट जो भी एलोकेट होती है वो डिपेंड करते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, आपके मार्क्स कितने आए हैं, और आपकी जो प्रायोरिटी है, सर्विस प्रायोरिटी है, वरीयताएं क्या हैं, उसके आधार पर जो है आपको पोस्ट एलोकेट की जाती है। मीन्स IAS के लिए जितना मेरिट जाएगा, या IFS के लिए जितना मेरिट जाएगा, या IPS के लिए जितना मेरिट जाएगा, उस मेरिट में क्या उन मार्क्स को आपने स्कोर किया है जितना कि उनके लिए जरूरी है, तो उस हिसाब से मेरिट के हिसाब से जो है ये पोस्ट का एलोकेशन होता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी IAS IFS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंडियन पुलिस सर्विस के लिए ऐसा नहीं है। तो जैसे कि एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें भी यहाँ पे जो है काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें इस बात को। तो मैंने एज लिमिट के बारे में आपको बताया, एज लिमिट के साथ साथ मैंने आपको जो है परीक्षा के बारे में बताया कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, एक संक्षेप में। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में है, कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है। तो हम लोग जो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में देख रहे हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसके जो फॉर्म आते हैं वो हमेशा फरवरी के महीने में आते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो फैब में आपके फॉर्म आएंगे और आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो प्री एग्जामिनेशन होगा, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, एक ही एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद जो है आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो मेन एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जाम, मुख्य परीक्षा। और उसके बाद जो एग्जामिनेशन होगा आपका वो एक्चुअली मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू है जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है,
ये। तो इस तरीके से जो है, एक तो आपका जो फर्स्ट फेज है ये आपका ये है फर्स्ट फेज, और ये जो है आपका टोटल सेकेंड फेज है। ठीक है, ये जो प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनरली जो है ये मई लास्ट में और जून फर्स्ट वीक में होता है प्राय। अगर हम कोविड के मामले को छोड़ दें तो मई जून में जो ये एग्जामिनेशन होता है हमेशा हर साल मई लास्ट जून फर्स्ट वीक। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब भी होगा आपका तो संडे को होता ही, ये संडे को आपकी परीक्षा होगी, ये आपका एग्जामिनेशन संडे को होगा, राइट। और यहाँ पे जो है आपके दो पेपर होंगे। तो एक जो पेपर होगा आपका वो जनरल स्टडीज का होगा, और दूसरा जो आपका पेपर होगा वो सीसेट का पेपर होगा। ठीक है, ये दो पेपर आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में होंगे। जो जीएस का आपका पेपर होगा पहला, जिसे हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, और दूसरा जो आपका पेपर होगा जिसे हम सीसेट कहते हैं। ये जो पेपर आपका होगा ये मॉर्निंग 9:30 से लेके 11:30 तक होता है, और ये जो पेपर आपका होता है ये 2:30 से 2:30 PM से लेके 4:30 PM तक ये होता है। तो इस तरीके से जो है आपके 2 आवर्स के पेपर होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जीएस का जो पेपर होगा इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस। और यहाँ जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके 80 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चंस, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस। तो अब देखिए यहाँ पे कि जो जीएस का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, इस जीएस के पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा। जीएस में सामान्य अध्ययन में प्रश्न जो होंगे वो भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न होंगे, इंडियन पॉलिटी जिसे हम सिविक्स कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन होंगे, पर्यावरण से क्वेश्चन होंगे, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति से प्रश्न होंगे, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। तो करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, करंट इवेंट्स हैं, राइट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो करंट अफेयर्स हैं, जो देश दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं उनके संबंध में जानकारी होगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 100 होंगे। और दूसरा जो आपका पेपर होगा जो शाम को होगा जिसे हम सीसेट कहते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्वेश्चन जो होंगे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होंगे, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बेसिक न्यूमेरेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मींस 10th लेवल का मैथ्स। तो ये जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ये सीसेट के पेपर में। आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि दोनों ही पेपर में निगेटिव मार्किंग है। दोनों ही पेपर में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही पेपर में निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे आपके सही आंसर में से, सही जो आपने स्कोर किया है उसमें से आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग है। सीसेट का जो पेपर है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, मतलब आपको सिर्फ जो है 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 27 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपके 27 क्वेश्चन सही हैं तो जो है आप इन सबको कर सकते हैं, अगर आपके 27 क्वेश्चन सही हैं। और साथ ही बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 27 जो क्वेश्चंस हैं ये जो आपके होंगे तभी जो है आप सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 80 क्वेश्चंस में आप कितना भी करके आए, लेकिन अगर आपके 27 क्वेश्चन सही नहीं है तो आप सिविल सेवा परीक्षा डिसक्वालीफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि पेपर चूंकि क्वालिफाइंग है इसलिए
आपके 80 क्वेश्चंस में से 27 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन सही होना जरूरी है। अगर आप 27 में से कितना भी ज़्यादा कर लेते हैं, कितना भी स्कोर कर लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। लेकिन आप 27 से कम भी करेंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि 27 क्वेश्चन आपके सही हों। और ये 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका, और ये भी 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका। यहाँ पे अगर आपके 27 क्वेश्चन सही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप ये पेपर क्वालिफाई करेंगे और इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं आगे की परीक्षा में, या किसी भी तरीके से इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं, ये कट ऑफ में काउंट नहीं किए जाते हैं। अब सीसेट पेपर क्वालिफाई होने के लिए क्या करना चाहिए हमें पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को देख लेना चाहिए, और हमें हमारी स्ट्रेंथ को देखना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरियाज पर हम काम कर सकते हैं। पिछले 3-4 साल के पेपर को आप देखें, उनका एनालिसिस करें और एक लिस्ट तैयार करें कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है हम लगभग जो है 40 क्वेश्चंस करके आ जाएं, ताकि हम सीसेट का पेपर को आराम से क्वालिफाई हो जाएं। अगर उसमें से कुछ गलत भी हो जाए तो भी हम 27 क्वेश्चन जो है सही कर सकते। जहाँ तक मैं जीएस की बात करता हूँ, तो जीएस से ही मेरिट बनता है, और जीएस से जो मेरिट आपका बनता है, इसमें लगभग अगर 100 क्वेश्चंस में से लगभग अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हैं, मतलब अगर आपके 100 मार्क्स अगर आपके सही होते हैं, या 100 मार्क्स का आप स्कोर करते हैं, 50 क्वेश्चन का मतलब 100 मार्क्स होता है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो आप जो है मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, मतलब मुख्य परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ 50 क्वेश्चंस का मतलब ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चंस ही जरूरी है। मेरिट कभी कभी 45 भी जा सकता है, या 46 भी जा सकता है, या 47 मार्क्स भी, 47 क्वेश्चन भी जा सकता है, या 48 क्वेश्चन भी जा सकता है। पिछले सालों के जो एनालिसिस कट ऑफ देखे हैं, उससे ये समझ में आता है कि कभी भी 50 से ऊपर जो है, जब से सीसेट के मार्क्स ऐड नहीं किए जा रहे हैं, तब से जो है 50 क्वेश्चंस के ऊपर जो है कट ऑफ नहीं जाता है। तो ये काफी अच्छा और सेफ स्कोर है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो आप प्रयास ये करें कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के इस तरीके की रणनीति बनाएं कि आप जो है 100 में से आपके 50 क्वेश्चन विदाउट नेगेटिव मार्किंग जो है आप सही कर सकें, जिससे आपका सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए हो जाए। मुख्य परीक्षा जो है, जिस तरीके से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है जिसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं, उसी तरीके से जो मुख्य परीक्षा है, जो मेंस एग्जामिनेशन है, उस मेंस एग्जामिनेशन जो आपका होता है, ये एक रिटन एग्जामिनेशन है, एक लिखित परीक्षा है, जो कि 1750 नंबर की होती है। 1750 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है। इस मुख्य परीक्षा में जो पेपर होते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज का पेपर होगा, हिंदी या फिर मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कोई भी रीजनल लैंग्वेज के आपको एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना है। कोई भी जो रीजनल लैंग्वेज जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में दी हुई है, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा। लेकिन ये कंडीशन नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट के लिए अप्लाई नहीं होती है, या आप थोड़ा सा डिटेल में देख लें। लेकिन बाकी के सभी अभ्यर्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए हिंदी का पेपर या कोई भी रीजनल लैंग्वेज का पेपर आपको आना चाहिए। और ये जो है आपका 300 मार्क्स, ये जो आपका 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 300 अंक का आपका पेपर होगा ये। इसमें जो है आपको 75 नंबर लाने आपके लिए जरूरी है, 75 मार्क्स आपको लाने जरूरी है, क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं। अगर आप हिंदी के पेपर या मराठी के पेपर में अनकंफर्टेबल हैं, तो पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को आप देखें, क्योंकि इनका पैटर्न चेंज नहीं होता है। अगर आप इनको देख के जो है कि कैसा पेपर आता है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, तो जनरली ये 10th लेवल का पेपर आता है। थोड़ा सा प्रयास करें तो इस पेपर को आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं। लेकिन फिर भी लैंग्वेज के पेपर को जो है कह सकते हैं कि काफ़ी सीरियसली लेना है, क्योंकि इसमें भी बच्चे फेल हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो आपका पेपर होता है वो इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, जो कि 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और यहाँ भी आपको 75 मार्क्स लेके आने हैं। इंग्लिश पेपर सभी के लिए कंपलसरी है, जो कि ये 10th लेवल का होता है। यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको आना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को ठीक से देख लें, तो आप इंग्लिश में आपको क्या करना है, कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं, ताकि आप इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई कर सकें। तो ये चीज़ जानना जरूरी है। दोनों के मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं, बोथ आर क्वालिफाइंग नेचर। उसके बाद जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगला जो पेपर आपका होता है, ये GS1 होता है, सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र होता है। फिर GS2 होता है, सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। फिर GS3 होता है आपका,
जिसे हम सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र कहते हैं। फिर आपका GS 4 होता है, जिसे हम सामान्य अध्ययन का फोर्थ पेपर कहते हैं। तो ये जो चारों पेपर हैं, राइट, ये चारों पेपर आपके रिटन एग्जामिनेशन होता है इनका। इसमें लगभग सभी में जो है ये सभी आपके कह सकते हैं, ये जो पेपर है 250 मार्क्स के पेपर हैं सभी। ये सभी पेपर आपके 250 मार्क्स के हैं। 250 मार्क्स सभी पेपर जो है 250 मार्क्स के होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो है 3 आवर्स इनका समय होता है, ठीक है। 3 घंटे में आपको ये लिखने होते हैं सभी पेपर। और यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि इनके प्रश्न आपको लिखने होते हैं। और 20 क्वेश्चन जो आपको लिखने हैं ये यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये सभी जगह जो है आपकी जो कॉपी होती है उसमें ही क्वेश्चन दिए रहते हैं। उसमें एक स्पेस होता है, वहीं पे आपको आंसर लिखने होते हैं। तो अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। साथ में क्वेश्चन जो है वो प्रिंटेड होता है, पेपर आपको घर लाने को मिलता है अलग से, ये बात आपको जाननी चाहिए। तो ये जो है पेपर 4 होते हैं और 3 आवर्स के होते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद एक पेपर आपका ऐसे का होता है। ऐसे जो है आपका 250 मार्क्स का ऐसे होता है, 250 नंबर का। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स में 4 ऐसे होते हैं, दूसरे पार्ट्स में 4 ऐसे होते हैं। एक पार्ट्स में से एक ऐसे आपको लिखना होता है। और इस तरीके से जो है 250 मार्क्स का ये ऐसे होता है। 2 ऑप्शंस, मतलब एक 4 सेक्शन ए में से एक ऐसे लिखना है, और सेक्शन खंड जो है बी जो है उससे एक ऐसे लिखना है। तो इस तरीके से 2 ऐसे आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करना होता है। हम ऑप्शनल के बारे में जानेंगे। ऑप्शनल से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, उस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। जिस मीडियम में आप देखना चाहें, चाहे वो हिंदी में आप देखना चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। इंग्लिश में आपको एग्जाम लिखने होते हैं, और इंग्लिश के साथ साथ जो है आप हिंदी में भी परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपको किसी रीजनल लैंग्वेज में आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि पेपर मेंस एग्जामिनेशन में हिंदी इंग्लिश में ही होगा, लेकिन ये आपको एक लिबर्टी है, छूट है कि अगर आप चाहें तो आप कन्नड़, तेलुगु, मराठी इन सब में भी अपना आंसर जो है लिख सकते हैं। लेकिन पेपर जो है आपको वो हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेगा। तो जहाँ तक मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी मेंस एग्जामिनेशन में आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषय का मतलब क्या होता है कि एक सब्जेक्ट जो है, ये जो पेपर्स मैंने अभी आपको बताए थे, ये सबके लिए कंपलसरी थे, सबको एग्जाम देना है। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूंकि होता है, ये सबका अलग अलग होता है। तो आपको यूपीएससी की सब्जेक्ट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसमें से आपको एक सब्जेक्ट डिसाइड करना होता है। लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आप वही ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करें जो आपका ग्रेजुएशन में रहा हो या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड में रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है ऑप्ट कर सकते हैं, भले ही आपका वो कह सकते हैं बीए, बीएससी इनमें न रहा हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैसे डिसाइड करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करते समय सबसे पहले आप ये देखें कि उसका कंट्रीब्यूशन जीएस में कितना है, जीएस प्रीलिम्स में कितना है, जीएस मेंस एग्जामिनेशन में कितना उसका कंट्रीब्यूशन है, और साथ साथ में इंटरव्यू में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये आप जरूर ध्यान से देखें। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर ये डिसाइड करें कि उसके लिए स्टडी मटेरियल है, अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा स्टडी मटेरियल की बात कर लेता हूँ, ठीक है। स्टडी मटेरियल, मार्केट में उसका स्टडी मटेरियल गाइडेंस है या नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि करंट अफेयर्स में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आपका ये जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, ये किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मेंस एग्जामिनेशन में अगर हम जीएस के पेपर की बात करें, जैसे कि जीएस 1 है मेंस में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेल समझाना चाहता हूँ। जब आप मेंस में जाएंगे तो मेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि जीएस 1 में क्या क्या आता है, तो जीएस 1 में जो है, जीएस 1 में हिस्ट्री आता है,
हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जीएस 1 में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के अलावा फिर आपका यहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि सोसाइटी के अलावा जो समाज है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है यहाँ पे, विश्व का इतिहास। जीएस 2 की अगर बात करेंगे तो जीएस 2 में आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, प्लस इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है। और उसके बाद हम जीएस 3 में देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, साइंस एंड टेक आता है, प्लस इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट के साथ साथ क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लस यहाँ पे जो है इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लस इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंतरिक सुरक्षा। और जो जीएस 4 का जो पेपर है, जीएस 4 जिसे हम कहते हैं, वो आपका पेपर नीति शास्त्र का है, जिसे हम एथिक्स कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट्स, यही सारे सब्जेक्ट्स जो है एथिक्स को अगर हम छोड़ दें, एथिक्स को अगर हम छोड़ दें तो यही सारे विषय जो हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में आपका जो जीएस का पेपर होता है, जनरली यही सारे सब्जेक्ट जो हैं राइट, ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि जो मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, अगर हम उसको ठीक से तैयार कर लें तो यही सिलेबस आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है। बट यहाँ पे अंतर सिर्फ ये है कि मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत अप्लाइड अप्रोच में होते हैं, करंट अफेयर्स लिंक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर इनके बेसिक्स आपको पता है, प्लस करंट अफेयर्स मेंस की तैयारी अगर आपने की है और उसके बेसिक्स आपको पता है, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का आपने ठीक से एनालिसिस किया है और एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो निश्चित रूप से आपका स्कोर इतना हो जाएगा कि आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब यही सिलेबस जनरली प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो मेंस की तैयारी आप अच्छे से कर लें तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और एथिक्स का पोर्शन जो है वो कॉमन नहीं है, राइट, ये अलग है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम कोई भी सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करें। मान लिया हम हिस्ट्री डिसाइड कर रहे हैं तो हमें ये इतिहास हम डिसाइड कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हैं, या फिर मान लिया आप ज्योग्राफी ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हैं, या फिर ज्योग्राफी के साथ साथ आप जो है पॉलिटिकल साइंस डिसाइड कर रहे हैं, पॉल साइंस एंड आईआर ये। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो है, आप देखिए ये वाला जो पेपर है, ये वाला जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पेपर है, ये वहाँ पे और यहाँ पे पूरा कॉमन है, टोटल है ये सब्जेक्ट्स। प्लस इस सब्जेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है आपको, वो आपको एथिक्स के पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस मेंस एग्जामिनेशन में जो आपका ऐसे का पेपर होगा, वहाँ भी पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मतलब पॉल साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जीएस के साथ ओवरलैपिंग है, ऐसे के साथ ओवरलैपिंग है। तो अगर हम प्रीलिम्स के लिए भी बहुत सारा पॉलिटी है, आईआर है, ये टॉपिक हमारे कॉमन है। ज्योग्राफी की जहाँ तक बात करें तो ये ज्योग्राफी का जो ये जीएस 1 का पेपर है यहाँ पे कॉमन है। उसके बाद फिर हम देखेंगे, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री यहाँ पे कॉमन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस कवरेज प्रीलिम्स और मेंस में होता है ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ज़्यादा ओवरलैप करता है। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है। जीएस प्रीलिम्स कॉमन है, मेंस एग्जामिनेशन में जीएस का सेकेंड पेपर कॉमन है, एथिक्स कॉमन है, और ऐसे में भी काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स का जो पोर्शन आप पढ़ेंगे वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, प्लस इंटरव्यू के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छा है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो भी इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसको आपको वैसे भी करना है, अगर आपको दूसरा ऑप्शनल भी लेंगे तो भी आपको ये करना पड़ेगा। तो अच्छा ये है कि अगर आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले प्रीलिम्स के बारे में बताया था, ठीक है, फिर उसके बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई, जो कि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिर आपको अपीयर होना पड़ेगा मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्य परीक्षा में 50 मार्क्स का पेपर आपका होगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगा, जो प्रीलिम्स का कट ऑफ 50 क्वेश्चन जिनके सही है, 50 मतलब मैं एक बेस बता रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं 50 होगा,
पर जो भी कट ऑफ जाएगा वो 50 से ऊपर नहीं जाता है, ऐसा देखा गया है। तो अगर आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 1750 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ मैंने आपको बताया कि टोटल 9 पेपर होते हैं, राइट। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, उसमें आप मराठी में भी पेपर दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। टोटल आपके 9 पेपर होंगे, जिसमें से एक रीजनल लैंग्वेज होगा, एक इंग्लिश होगा, और ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं, बाकी सभी में मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आपका है ये ऑब्जेक्टिव है। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस के लिए बुलाया जाएगा आपको, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं। मेंस एग्जामिनेशन जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1750 का मार्क्स का होगा, और 1750 में जो भी मेरिट बनेगा, राइट, जैसे कि मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया था कि 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन फिक्स नहीं है, लेकिन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिन पे मेंस में सिलेक्शन हो जाता है। उसी तरीके से एक कट ऑफ यहाँ भी होगा, जो कट ऑफ यहाँ होगा उसके मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चे क्लियर कर पाएंगे मेंस का कट ऑफ, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। वो इंटरव्यू जो बुलाया जाएगा वो 275 मार्क्स का होगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन किसके लिए था? आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट प्लस करंट अफेयर्स टेस्ट जो भी सिलेबस में दिया गया उसका। और मैंने आपको बताया कि मेंस एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर लें, प्लस करंट अफेयर्स को अगर हम अच्छे तैयार करते रहें और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का ठीक से एनालिसिस करके टेस्ट सीरीज अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मेन एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा के साथ, मुख्य परीक्षा जो आप प्रिपरेशन करेंगे और मुख्य परीक्षा में जब आप क्वालिफाई होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है जो कि 275 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको ये समझना ये जरूरी है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू दोनों को मार्क्स मिला के होगा। मतलब जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, ये इंटरव्यू जो है ये उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है। तो इंटरव्यू के मार्क्स प्लस मेंस के मार्क्स जोड़े जाएंगे और उसके बाद एक फाइनल जो है एक कट ऑफ तैयार होगा। और फिर कट ऑफ में जो लोग जितने भी पोस्ट होंगी और जितनी पोस्ट होंगी उसके हिसाब से जो कट ऑफ के अंतर्गत आएंगे उनको जो है एक फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब प्रीलिम्स एक अलग एग्जामिनेशन हो गया और मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला के जो है सिलेक्शन होता है। तो जरूरत ये होती है कि आपके जो नॉलेज टेस्ट है वो प्रीलिम्स और मेंस में हो जाता है। इंटरव्यू आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। मतलब जो एज ए सिविल सर्वेंट्स के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत होती है एक पर्सनैलिटी में, कि आप एक सिविल सर्वेंट्स ग्रुप में कैसे काम कर पाएंगे, ये बोर्ड जो है वो देखता है, आपके साथ एक डायलॉग प्रोसेस करता है, बातचीत करता है और फिर जो है आपको मार्क्स देता है। तो आपके मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को दोनों को मिला के जो एक मेरिट बनेगा, उसके बेसिस पे आपने जो प्रायोरिटीज दी होंगी, जो वरीयताएं दी होंगी, दोनों को मिला के आपका सिलेक्शन होगा। मतलब इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई होना नहीं है, दोनों को सिलेक्शन में मिला के आपको कट ऑफ बनेगा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके मेंस में भी कम नंबर है, इंटरव्यू में भी आपको कम नंबर मिले हैं, साक्षात्कार में भी, तो आप सिलेक्शन से रेस से बाहर हो जाएंगे। अगर आपके मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स हैं प्लस इंटरव्यू में आपको कम भी मार्क्स मिले और अगर आप मेरिट में टोटल मिला के मेरिट में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन इस पर बेस्ड है कि आपको मेंस में कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। और टॉपर्स बनने के लिए इंपॉर्टेंट है कि टॉप 10 में आने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंस में भी अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए प्लस इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। आपके लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 चीज़ें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो तैयारी की जाती है वो जीएस में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं प्लस करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जरूरी ये है कि आप जो है सबसे पहले मुख्य परीक्षा के सिलेबस को आप देखें ठीक से, और मुख्य परीक्षा का जो GS1, GS2, GS3 का जो सिलेबस है जो कि जनरली प्रीलिम्स का ही सिलेबस है, तो मुख्य परीक्षा की GS1 मतलब जो मेंस में आपका GS1 है, मेंस में आपका जो GS1 है और मेंस में आपका जो GS2 है और मेंस में आपका जो GS3 है, यही सिलेबस आपका प्रीलिम्स में भी है, यही सिलेबस GS का प्रीलिम्स में भी है। तो अच्छा हो कि आप मेंस एग्जामिनेशन की आप अपना प्रिपरेशन ठीक से कर लें जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाए। तो तैयारी कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? GS1, 2, 3 जो है अच्छे से तैयार करें, इनके बेसिक्स तैयार करें, मतलब इनके बेसिक्स आप तैयार करें अच्छे से, हर टॉपिक के बेसिक्स प्लस उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हमेशा अपडेट करते रहे। प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन प्लस मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, दोनों के लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जरूरी है, जिससे आपको ये समझ में आए कि मुझे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। इंपॉर्टेंट एरियाज आपको पता चल जाएंगे, तो उसके बेस पे अपने सिलेबस में
एक GS 1 2 3 का सिलेबस रखें और ये सिलेबस तैयार करें, प्लस इसी में प्रीलिम्स को इंक्लूड कर लें और उसके बेसिक पे उसके साथ उसके बेसिक्स कंप्लीट करें, प्लस जो डेली में आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसको इसके साथ लिंक करके देखें। और ऑप्शनल अपना हमेशा ऐसा तैयार करें कि जो GS के साथ जो है आपका क्या हो, ओवरलैप। पहले आप पूरा जो प्रिपरेशन आप करें वो मेन एग्जामिनेशन का जो है तैयारी करें, मेंस प्रिपरेशन करें। मेंस प्रिपरेशन में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले आप मेंस का प्रिपरेशन करें टोटली, और मेंस के प्रिपरेशन करते समय आप जो है मेंस के एथिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा, एथिक्स का जो पेपर है उसको आप प्रायोरिटी दें सबसे पहले। प्लस मेंस में तैयारी का आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी ध्यान में रखें कि आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप ध्यान दें, और ऑप्शनल के साथ फिर आप जो प्रिपरेशन अपनी करें वो मेंस प्लस प्रीलिम्स की तैयारी करें। मतलब यहाँ पे आपको तैयारी क्यों करनी है, वो आपको GS 1 की तैयारी करनी है, GS 2 की तैयारी करनी है, GS 3 की तैयारी करनी है, प्लस साथ में GS प्रीलिम्स का भी तैयारी करनी है। साथ में जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का GS से अगर जो टॉपिक ओवरलैपिंग करते हैं तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपका ऑप्शनल विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, उसका प्रिपरेशन भी आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब प्रीलिम्स आने को हो तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आप करें। पूरा प्रिपरेशन आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए GS के लिए, GS प्रीलिम्स के लिए, और उसके बाद फिर आप जो अपना प्रिपरेशन करें वो जो है आप फिर प्रीलिम्स देने के बाद आप अपना प्रिपरेशन जो है वो मेंस के लिए रिवीजन कर सकते हैं, या आंसर राइटिंग जो है आप इस समय कर सकते हैं। ये आंसर राइटिंग के लिए जो है मेंस से पहले, प्लस करंट अफेयर्स का जो है आपको लगातार अपडेट करते रहना है, और उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि पहले आपको एथिक्स ऑप्शनल राइट ये तैयार करना है, प्लस आपको GS 1 GS 2 GS 3 और यहाँ पे GS प्रीलिम्स साथ में करके चलें ताकि GS का अच्छा कमांड हो। फिर GS को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें, फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर राइटिंग करें। एक बात ऐसे के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऐसे के यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर का पहले से ही एनालिसिस कर लें कि ऐसे किस किस टॉपिक पे पूछे जाएंगे, ताकि ऐसे के लिए आप आधार बना सकें कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप GS के साथ कवर हो सकते हैं। वैसे तो अभी जिस प्रकार से ऐसे पूछे जाते हैं वो जनरली ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें GS का बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंस की जो आप प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इन टॉपिक को आप ध्यान में रखें, पहले से एनालिसिस कर लें, और यहाँ पे कुछ टॉपिक डिसाइड करें कि पिछले लास्ट ईयर के जितने भी ऐसे पूछे गए हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा राइट, ऑप्शनल की तैयारी हो जाएगी, तो आप ऐसे डिसाइड करें और ऐसे जो है पिछले साल के लगभग जो है कह सकते हैं 10 ईयर्स के ऐसे लिख के देखें आप और इम्प्रूवमेंट करें, जिससे आप ऐसे में अच्छा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो प्रिपरेशन है ये इस तरीके से आपका होना चाहिए राइट। पहले आप एथिक्स मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे की तैयारी, ऐसे के क्वेश्चन पेपर देख लें, ऑप्शनल सब्जेक्ट का वो पोर्शन करें जो GS के साथ ओवरलैप नहीं करता है, बाकी जो ओवरलैप करता है उसको सब साथ में करें, प्लस इसका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करें, प्रीलिम्स टेस्ट दें। यहाँ पे MCQ सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप कॉमन सिलेबस बनाएं, मतलब जो जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे प्रीलिम्स में सभी में आपको हेल्प मिलेगा, उन पे आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें। तो ऐसी कॉमन टॉपिक जो कि सब जगह कॉमन है, ऐसे टॉपिक जो सिर्फ मेंस के लिए कॉमन है, ऐसे टॉपिक जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए कॉमन है, इस तरीके से थोड़ा सिलेबस को क्लासीफाई करना पड़ेगा। और साथ साथ में एक रूटीन बेसिस पर आप करंट अफेयर्स का एनालिसिस करें, लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर में करंट अफेयर्स कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। ज़्यादा स्टडी मटेरियल लेके आप कभी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मटेरियल कम से कम होना चाहिए। करंट अफेयर्स सिलेक्टेड टॉपिक्स जो सिलेबस से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं उनको हमें देखा जाना चाहिए, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए बेसिक, मेंस के लिए आंसर राइटिंग अप्लाइड फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं अच्छा, क्योंकि जितना अच्छा लिखेंगे तभी आपको मेंस के लिए, आप कितना जानते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, कितना अच्छा लिखते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के लिए आप लिखना सीखें, उसके बाद फिर जो है
आप जो है मेंस देने के बाद फिर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।